हेलो फ्रेंड्स, व्यास मेडिहब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने वाले हैं अपर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की दूसरी डिजीज राइनाइटिस। जिस तरह से हमने पिछले वीडियो में हमने अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की डिजीज से पढ़ते आ रहे हैं और आप लोगों का रेस्पॉन्स अच्छा रह रहा है, तो वैसे ही हम चाहेंगे कि आगे और भी हम आप लोगों को अच्छे अच्छे डिजीज़ों के बारे में बताएंगे, जिससे आपके नॉलेज का परसेंटाइल जो है बढ़ जाएगा और अच्छे से आप लोग जो है अपने नर्सिंग फील्ड के अंदर सक्सेस प्राप्त कर पाएंगे। तो अब बात करते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की नेक्स्ट डिजीज राइनाइटिस के बारे में। तो डेफिनेशन राइनाइटिस का देखें तो राइनाइटिस रेफर टू एन इन्फ्लामेशन एंड इरिटेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज, यानी कि जो हमारे जो नोज के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती है जिससे म्यूकस का सिक्रेशन होता है, तो वो अगर जो है इन्फ्लाम्ड हो जाए या फिर उसके अंदर इरिटेशन आ जाए, उसके अंदर क्रैकिंग आ जाए जिससे उसको जलन बर्निंग सेंसेशन अपने को फील होता है, तो वैसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, राइनाइटिस कहते हैं। जनरली हम इसको बोला जाए तो नोज की म्यूकस मेम्ब्रेन के इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन को हम राइनाइटिस कहते हैं। तो इस तरह से हम इसको डेफिनेट कर सकते हैं। इसके बाद राइनाइटिस जो होते हैं जनरली जो इसके राइनाइटिस 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है एक्यूट राइनाइटिस, दूसरा होता है एलर्जिक राइनाइटिस, तीसरा होता है नॉन एलर्जिक राइनाइटिस और चौथा होता है एट्रोपिक राइनाइटिस। तो ये 4 प्रकार के राइनाइटिस होते हैं, एक्यूट राइनाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, नॉन एलर्जिक राइनाइटिस और एट्रोपिक राइनाइटिस। अब हम अपने इस वीडियो के अंदर अलग अलग जो है राइनाइटिस हैं, चारों टाइप के राइनाइटिस का अलग अलग हम एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे। जिसमें सबसे पहला है अपना एक्यूट राइनाइटिस। एक्यूट राइनाइटिस की डेफिनेशन जो है, इसको हम दूसरा नाम वायरल राइनाइटिस भी कह सकते हैं। एक्यूट राइनाइटिस को हम क्या कह सकते हैं कि वायरल, यानी कि ये एक्यूटली सडनली अगर इन्फ्लाम करती है तो हम उसको एक्यूट राइनाइटिस कहते हैं, जो वायरल के थ्रू हो सकता है। तो डेफिनेशन में भी यही लिखा है कि वायरल राइनाइटिस इज एन एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नेजल कैविटी, यानी कि जो नेजल कैविटी की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो सडनली अचानक से इन्फ्लाम्ड हो जाए, वायरल के कारण से अचानक से इन्फेक्शन हो जाए उसके अंदर, तो हम लोग उसको कहेंगे एक्यूट राइनाइटिस कहेंगे। एक्यूट राइनाइटिस को हम और भी बहुत सारे नामों से जानते हैं, जैसे कि कॉमन कोल्ड या कोरिजा। तो जिस तरह से हमने कॉमन कोल्ड के अंदर भी हमने यही पढ़ा था कि वायरल इन्फेक्शन या एक्यूटली इन्फेक्शन को हम लोग कॉमन कोल्ड कहते हैं, तो वैसे ही हम एक्यूट राइनाइटिस को भी हम डिफाइन इसी तरह से कर सकते हैं कि वायरल राइनाइटिस इज एन एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नेजल कैविटी। अब किन किन कारणों के कारण से हमें एक्यूट राइनाइटिस देखने को मिल सकता है, तो हम लोग इटियोलॉजी अकॉर्डिंग टू पेशेंट के अकॉर्डिंग हम देखें तो सबसे पहला है कि इन्फेक्शन, यानी कि बॉडी के अंदर किसी प्रकार का इन्फेक्शन अगर सर्वाइव कर रहा है तो अचानक से जो है राइनाइटिस हो सकता है। इमोशनल स्ट्रेस, यानी कि अपने बॉडी के अंदर किसी प्रकार का इमोशन जो है, तनाव अगर आ जाता है तो उसके कारण सडनली जो है एक्यूट राइनाइटिस हो सकता है। नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, जो अपना नेजल है उसके अंदर जो वेस्ट मटेरियल है उसका सॉलिड पार्ट कलेक्ट हो जाए, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, तो जिससे एयरवे प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं हो पाएगा, तो नेजल ऑब्स्ट्रक्शन के कारण हो सकता है। या लैक ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि हम लोग प्रॉपर्ली एक्सरसाइज नहीं करते हैं, अपना वर्कआउट नहीं करते हैं, तो थकान के कारण से ही हम लोग, आलस के कारण से ही हम लोगों को ये चीज़ हो सकता है। उसके बाद चिल एंड ह्यूमिडिटी, यानी कि जो हल्की सी सर्दी और हल्की सी मौसम जो चेंज होता है, जिसमें थोड़ा सा गर्माश होता है और थोड़ा सा अपने को ठंड जैसा लगता है, तो वैसे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी ये सडनली हो सकता है। यह हमारे बॉडी के अंदर सेकेंडरी डिजीज जैसे हाइपो या हाइपोथायरॉयडिज्म जो अगर डिजीज होती है तो उसके कारण से हो सकता है। और नेक्स्ट जो कारण जो है डाइटरी हाइपर सेंसिटिविटी, यानी कि डाइटरी का मतलब हम लोग किसी भी खाने से हमें एलर्जी है, जिसके कारण से खाते ही हमको देखते ही या उसकी स्मेल से ही हम लोगों को क्या इरिटेशन होने लग जाती है। तो ये सारे जो इटियोलॉजी है एक्यूट राइनाइटिस की है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके साइन एंड सिम्टम की, या किस तरह से ये फैलता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में बात करेंगे। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में बात करेंगे। अब मैंने इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की अगर बात करें तो ये जो एक्यूट राइनाइटिस है, जो वायरल राइनाइटिस जिसको हम कहते हैं, वो किस तरह से हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसमिशन करता है, तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा कर सकता है। नंबर 1, ड्रॉपलेट मतलब हम लोग जो आपस में जब कम्युनिकेशन करते हैं, या फिर एयर के अंदर जो है एयर ड्रॉप जो होती है, वो वाटरी ड्रॉप जो होती है अगर एनवायरमेंट के अंदर स्प्रेड कर रही होती है तो 6 फीट डिस्टेंस के अंदर जो है क्रॉस जो है अपने बॉडी के अंदर
चली जाती है, इनहेल हो जाती है, तो वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा हमारे बॉडी के अंदर एक्यूट राइनाइटिस देखने को मिल सकता है। या फिर हम डायरेक्ट हैंड कांटेक्ट के द्वारा हम वायरस के थ्रू हम हैंड से कांटेक्ट हो जाते हैं, डायरेक्ट हाथ से कांटेक्ट होने के बाद हम लोग जब भी किसी प्रकार का खाना या कोई ऐसा प्रोसेस करते हैं जिसके वायरस जो है हमारी बॉडी के अंदर इनहेल हो जाती है, या डस्ट के द्वारा जो है हमारी बॉडी की डस्ट के साथ जो है हमारी बॉडी के अंदर वायरस इनहेल हो जाते हैं। तो ये तीनों मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है एक्यूट राइनाइटिस के हैं। अब इनको एक्यूट राइनाइटिस जो है किन किन वायरस के द्वारा जो है फैलने का चांस ज़्यादा होता है, तो हम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के रूप में बात करते हैं कि सबसे पहला जो ऑर्गेनिज्म वायरस होगा वो इन्फ्लुएंजा वायरस, दूसरा राइनो वायरस, एडिनो वायरस और कोरोना वायरस। तो इस तरह से जो वायरल राइनाइटिस है तो बहुत सारे वायरस के थ्रू हो सकता है जो अपने एयर ड्रॉपलेट जो है या डायरेक्ट हैंड कांटेक्ट के द्वारा या डस्ट के द्वारा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान से तरफ गमन करते हैं। तो वो सारे वायरस जो है हमारी बॉडी के अंदर एक्यूट राइनाइटिस की कंडीशन को जनरेट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि राइनाइटिस वाले पेशेंट का लक्षण हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो साइन एंड सिम्टम के रूप में हम देखते हैं कि पेशेंट के अंदर नेजल कंजेशन का मतलब होता है कि उसका जो नाक जो नोज जो है वो पूरा का पूरा कंजेशन मतलब एकदम से वेस्ट मटेरियल से भर जाएगा जिससे उसको सांस लेने में तकलीफ होगा। नेक्स्ट है स्नीजिंग, तो उसको पेशेंट को है बार बार जो है छींक वगैरह आएगा, तो छींक मतलब खांसी जो आएगी, तीक्ष्ण खांसी उसको आने शुरू हो जाएगा। इरिटेशन होगा, उसके नाक के नोज के अंदर जो है जलन फील होगा। जनरल मेलासी, उसको जो है थकान जो महसूस करेगा पेशेंट, जो है टायर्डनेस फील करेगा। हेडेक होगा। एलिवेटेड टेम्परेचर, यानी उसका जो बॉडी का टेम्परेचर जो है धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर देगा। और जो है उसके नेजल कैविटी के अंदर टिकलिंग सेंसेशन, जो उसके नेजल कैविटी है वहाँ पर आपको क्या होगा, टिकलिंग सेंसेशन टाइप का फील होगा। नेक्स्ट जो है वाटरी डिस्चार्ज फ्रॉम आई, यानी आई से जो है उसके अंदर वाटरी फ्रॉम पानी डिस्चार्ज होना शुरू कर देगा और बॉडी पेन होने लगेगा, मसल्स पेन होने लगेंगे। तो ये कुछ साइंस जो हैं जिसके अंदर हम पेशेंट के अंदर सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा के द्वारा पहचान करके राइनाइटिस का डायग्नोसिस हम मेंटेन कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इस पेशेंट का डायग्नोसिस क्या करेंगे और नर्सिंग मैनेजमेंट हम क्या कर सकते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट हम क्या कर सकते हैं, वो इसके आगे वाले में देखते हैं। नेक्स्ट टाइप का जो है अपने डायग्नोसिस के रूप में देखते हैं। तो पेशेंट का हम लोग क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट कर सकते हैं या सिम्टोमेटिक एग्जामिनेशन कर सकते हैं। हिस्ट्री कलेक्शन के अंदर पेशेंट का जो सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा के रूप में हम उसको कलेक्शन कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को। फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं जिसमें पेशेंट जिस तरह से हम लोगों को नर्स जो है पेशेंट को ऑब्जर्व करके जो भी अपनी पेशेंट के अंदर जो है इंस्पेक्शन करके पाल्पेटेट करके जो भी उसको साइन एंड सिम्टम मिलते हैं या कंप्लेंट मिलती है उसको इन्फॉर्मेशन के रूप में ले सकती है। ब्लड टेस्ट करवा कर जो है इन्फेक्शन के कौन से इन्फेक्शन से जो है वायरस से जो है इन्फेक्शन हो रहा है, वायरल इन्फेक्शन हो रहा है तो उसका पता लगा सकते हैं। और सिम्टोमेटिक एग्जामिनेशन से हम पता कर सकते हैं पेशेंट के अंदर क्या क्या कंप्लेंट्स हैं। तो ये सारे डायग्नोसिस के रूप में हम पेशेंट का एक्यूट राइनाइटिस वाले पेशेंट पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है मैनेजमेंट, तो हम मेडिकल मैनेजमेंट की अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर हमें पेशेंट को एंटीबायोटिक प्रोवाइड करवाना चाहिए जिसमें हम एजिथ्रोमाइसिन, सिफिक्सिम, लिवोफ्लॉक्सासिन, ये सारे एंटीबायोटिक्स जो है अपन कैटेगरी वाइज हम यूज कर सकते हैं पेशेंट पे। एंटीपायरेटिक के रूप में हम पेशेंट के ऊपर पैरासीटामोल का यूज कर सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर एनाल्जेसिक ड्रग्स अगर है तो एनाल्जेसिक्स में एसिक्लोफेनिक, डाइक्लोफेनिक जो है उस पेशेंट के लिए अपन मसल पेन को कम करने के लिए हम पेशेंट को प्रोवाइड करवा सकते हैं। नेजल कंजेशन की कंडीशन के अंदर हम पेशेंट को नेजल डीकंजेशन जो नेजल ड्रॉप्स आती है उसको प्रोवाइड करवा कर हम पेशेंट के जो नेजल कंजेशन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए विटामिन सी जो है अपन प्रोवाइड कर सकते हैं। और पेशेंट को एडवाइस के रूप में कह सकते हैं कि भाई प्रॉपरली ये पेशेंट जो है रेस्ट करे, इधर उधर अपने जो सडन जो चेंज होने वाला टेम्परेचर है या एनवायरनमेंट है वहाँ से बचे, ठीक है। इसी के साथ पेशेंट जो है एंटी हिस्टामिन ड्रग्स भी ले सकता है जैसे कि बेनाड्रिल ले सकता है सिरप, या फिर अपन जैसे एसिटिलिन ड्रिप जो आती है टैबलेट वो ले सकता है, ठीक है। इसके अलावा नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जो है उसका भी सेवन कर सकता है जैसे कि स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती हैं। तो उन सब का द्वारा पेशेंट के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, पेशेंट के जो सिम्टम्स है उसको रिलीव कर सकते हैं, या किसी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से हम लोग बचाव कर सकते हैं।
तो इस तरह से ये पेशेंट का मैनेजमेंट जो है एक्यूट राइनाइटिस का है। अगर हम इस प्रकार का पेशेंट का ट्रीटमेंट अगर कंटिन्यू करते हैं तो पेशेंट को एक्यूट राइनाइटिस से हम रिलीव कर सकते हैं। अब सेकंड टाइप जो हमारा है वो एलर्जिक राइनाइटिस है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाया जाएगा। तो इसी वीडियो के अंदर हम लोग पहला एक्यूट राइनाइटिस के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अपने सेकंड टाइप ऑफ राइनाइटिस का, जिसको हम कहते हैं एलर्जिक राइनाइटिस। एलर्जिक राइनाइटिस की डेफिनेशन ये है, इट इज़ रिएक्शन ऑफ नेजल म्यूकोसा टू स्पेसिफिक एलर्जन, यानी किसी प्रकार के स्पेसिफिक एलर्जन जो हैं हमारी बॉडी के अंदर इनहेल्ड होते हैं, या किसी प्रकार का कोई फूड प्रोडक्ट है जिससे हमें एलर्जी होती है, या ड्रग्स है, या कॉस्मेटिक है, ठीक है। तो ये सारे जो एलिमेंट्स है जिनके कारण से हमारे बॉडी के अंदर जाने के बाद हमें किसी प्रकार की हाइपर सेंसिटिविटी डेवलप होती है, जो नेजल म्यूकोसा के मेम्ब्रेन को इफेक्ट कर देती है। तो ये सारे जो कॉजेज़ हैं जिसके कारण से हम कंडीशन होगी तो उसको हम कहेंगे एलर्जिक राइनाइटिस, यानी किसी प्रकार की हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ नेजल म्यूकोसा मेम्ब्रेन के अंदर होना क्या लाएगा, एलर्जन राइनाइटिस। वो एलर्जन कौन कौन से हैं, जैसे इनहेल के द्वारा, यानी कि हम जब अपने नेजल म्यूकोसा नेजल जो अपना ट्रैक्ट है उसके थ्रू हम इनहेल करते हैं, जैसे कि डस्ट हुआ या पॉलन गैस हुआ, या फूड एलर्जन के रूप में हम जैसे एग, मिल्क, फिश, साइट्रस फूड को जो है इनके द्वारा हमें एलर्जन के द्वारा एलर्जी हो सकता है, या किसी प्रकार की कोई ड्रग जैसे कि एस्प्रिन हुआ, या फिर हाइपोटेंसिव जो ड्रग्स होती है जिसमें हम ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए हम लोग ड्रग्स यूज करते हैं, तो उससे भी हमें राइनाइटिस होने का चांस बनता है। कॉस्मेटिक, यानी कि हम कॉस्मेटिक के रूप में हम पाउडर्स वगैरह यूज करते हैं, जो अलग अलग मेंथोल्स वगैरह के आते हैं, अलग रफ पाउडर्स आते हैं, वो सारे जो पाउडर्स वगैरह होती है उनसे भी हमें राइनाइटिस होने के चांस है। या इरिटेंट्स के रूप में जैसे हम लोग फ्यूम्स यूज करते हैं, या फ्यूम्स एंड धुआं है, या स्मोक वगैरह यूज करते हैं, तो वो हमारे नेजल म्यूकोसा के अंदर जाकर हमें नेजल म्यूकोसा को इन्फ्लामेशन कर सकता है। तो ये सारे जो एलर्जन है जिनके द्वारा हमें कौन सा राइनाइटिस हो सकता है, एलर्जिक राइनाइटिस होने के चांस बनते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस जनरली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस और दूसरा होता है पेरिनियल एलर्जिक राइनाइटिस। तो सीजनल राइनाइटिस क्या होता है कि जिसके अंदर जो सीजनल फ्लावर्स हुए, पॉलेंस हुई, या स्मॉल प्लांट्स हुए जो इनको सर्ब्स हुए, इन सब के कारण से जो है हमारे नेजल म्यूकोसा के अंदर क्या होने लगता है, स्प्रिंग होने लगती हैं, और उससे हमें एलर्जिक राइनाइटिस होने के चांस है। तो पहला टाइप हुआ सीजनल राइनाइटिस, जो फ्लावर से, पॉलन से, या स्मॉल प्लांट से हमें देखने को मिलता है, और दूसरा है पेरिनियल एलर्जिक राइनाइटिस, जो है डस्ट से, मिल्क से, एग से, या डस्ट की जो माइट्स होती है उससे, या मोल्ड स्पोर एनिमल डेंडर, यानी कि जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स की डेंडर्स वगैरह जो होती है, यानी कि गंध होती है, उसके कारण से हम लोगों को जो एलर्जी होती है उसको हम कहते हैं पेरिनियल एलर्जिक राइनाइटिस। इसके बाद हम बात करते हैं, अब हम नॉन एलर्जिक राइनाइटिस के जो साइन सिम्टम, यानी पेशेंट किस तरह से लक्षण अपने प्रदर्शित करेगा वो देखेंगे। तो सबसे पहले जो है नेजल कंजेशन, यानी कि जब भी पेशेंट को एलर्जिक राइनाइटिस होगा तो उसका जो नोज है वो क्या हो जाएगा, कंजेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद उस पेशेंट को जो है स्नीजिंग आना शुरू हो जाएगा, हेडेक होगा, नेजल पॉलिप्स होना शुरू हो जाएगा, नाक का जो साइज़ है वो छोटा होना लग जाएगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, कफिंग होने लगेगा पेशेंट को, और उसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाएगी, येलो कलरिश हो जाएगी, पैल होने लगेगी, और नोज से जो है वाटरी नेजल डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो ये सारे साइन सिम्टम जो है एलर्जिक राइनाइटिस के हैं। अब बात करते हैं हम मैनेजमेंट की, अगर तो मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले हम पेशेंट को क्या करेंगे, एंटी हिस्टामिन ड्रग्स देंगे, जिससे पेशेंट को जो है एलर्जिक प्रिवेंट कर सके। कॉर्टिकोस्टेरॉइड नेजल स्प्रे करेंगे, और एंटी कोलिनर्जिक नेजल स्प्रे जो आते हैं वो हम पेशेंट को प्रोवाइड करवाएंगे। इसी के साथ पेशेंट को जो हम एक एडवाइस देंगे कि पेशेंट को अवॉइडिंग एलर्जन, यानी जिस चीज़ से उसको एलर्जिक हो रही है, जैसे कि इनहेल से हुआ, या फूड प्रोडक्ट से हुआ, या ड्रग से हुआ, या कॉस्मेटिक से है, या इरिटेंट से है, तो ये सारे जिस टाइप के एलर्जन से उसको एलर्जी है तो उससे थोड़ा सा दूर रहने की हम उसको एडवाइस करेंगे। और हम नेजल पॉलिप्स की कंडीशन के अंदर हम उसको पेशेंट का सर्जिकल मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, जिसमें कॉरेक्शन ऑफ सेप्टल डिवाइशन एंड रिमूवल ऑफ पॉलिप्स टू रिड्यूस सिम्टम, यानी कि नेजल पॉलिप्स के सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए हम सेप्टल डाइवर्शन भी कर सकते हैं, जिससे पेशेंट की जो है रिलीफ मिल जाए और आराम हो जाए। तो इस प्रकार से हम एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में हमने वीडियो के बारे में जाना।
अब हम उसके नेक्स्ट टाइप जो है नॉन एलर्जिक राइनाइटिस का वीडियो आपके सामने इसी में है। तो अब हम बात करते हैं नॉन एलर्जिक राइनाइटिस की। तो जिस तरह से एलर्जिक राइनाइटिस में हमने देखा कि किसी प्रकार की एलर्जेंट से द्वारा हम लोगों को क्या हो सकती है, एलर्जी हो सकती है, राइनाइटिस हो सकता है। तो तीसरा टाइप जो है राइनाइटिस का वो है नॉन एलर्जिक राइनाइटिस। तो इसका डेफिनेशन है, इट इज़ ए क्रॉनिक कंडीशन विच इज करेक्टराइज्ड बाय इंटरमिटेंट वैस्कुलर इंगरेजमेंट ऑफ नेजल म्यूकोसा मेम्ब्रेन। यानी कि लंबे टाइम तक जब हम पेशेंट जो है अपने राइनाइटिस का ट्रीटमेंट कर रहा होता है, तो उसके कारण से उसको जब वैस्कुलर इंगरेजमेंट हो जाती है नेजल म्यूकोसा मेम्ब्रेन की, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं नॉन एलर्जिक राइनाइटिस। तो इस कंडीशन में हमें कौन कौन से कारण, जैसे कि मान लो URTI, दैट्स मीनिंग ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के कारण कंटिन्यू चलता है, तो उसके कारण से नॉन एलर्जिक राइनाइटिस पेशेंट को देखने को मिल सकता है। या पेशेंट की नोज़ के अंदर किसी प्रकार का फॉरेन पार्टिकल जो है वो इंसर्ट हो जाए, तो उसके कारण से हो सकता है। या किसी प्रकार की पेशेंट की नोज़ का स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज़ की कंडीशन हो, तो उसके अंदर नॉन एलर्जिक राइनाइटिस हमें देखने को मिलेगा। या फिर क्रॉनिक यूज़ ऑफ नेजल डिकंजेशन, हम बार बार नेजल डिकंजेशन का अगर क्रॉनिक लंबे टाइम तक अगर यूज करते हैं, तो वहाँ पे हमें वेसोडाइलेशन होकर इनकरेजमेंट ऑफ होने नेजल म्यूकोसा मेम्ब्रेन हो जाता है, जिसके कारण से हमें पेशेंट को नॉन एलर्जिक राइनाइटिस के चांस बनते हैं। इसके अलावा पेशेंट अगर कंटिन्यू कोकीन का सेवन कर रहा है, कोकीन का इन्हेलेशन कर रहा है, तो उसकी वही वेस्कुलर इनकरेजमेंट होने का चांस होता है, जिसके कारण से पेशेंट को नॉन एलर्जिक राइनाइटिस होने के भी चांस है। इसके अलावा फीमेल पेशेंट अगर मान लो ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव को कंटिन्यू यूज कर रही है, लंबे टाइम तक यूज कर रही है, तो भी पेशेंट के अंदर जो है ये नॉन एलर्जिक राइनाइटिस के साइन सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि नॉन एलर्जिक राइनाइटिस के लक्षण क्या क्या देखने को मिलेंगे हमें। तो वो है, सबसे पहला जो साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेगा हमें, नेजल कंजेशन। उसका जो पेशेंट का जो नोज़ है वो कंजेस्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा नेजल डिस्चार्ज, नोज से जो है वाटरी फ्रॉम डिस्चार्ज होगा। नेजल इचिंग, नाक के इर्द गिर्द जो है पेशेंट को इचिंग फील होगा, खुजली होगा। इसी के साथ पेशेंट को स्नीजिंग यानी कि छींके आएगी और हेडेक होना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ जो कॉमन साइन सिम्टम है, जैसे कि मेलाइजी हुआ, ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट हुआ, एंजाइटी हुआ, तो ये सारे कॉमन साइन सिम्टम अपने पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि ये जो नॉन एलर्जिक राइनाइटिस है हमारे बॉडी के अंदर किस तरह से परफॉर्म करते हैं। तो जब हम बॉडी के अंदर किसी प्रकार का ये URTI होता है या फॉरेन बॉडी पार्टिकल्स जो है हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, या स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज़ होती है, या क्रॉनिक नेजल डिकंजेशन का यूज करते हैं, तो इन सब के कारण से हम बॉडी के अंदर जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो क्या हो जाता है, स्टिमुलेट होता है, जिसके कारण से हमारे बॉडी के अंदर वैसो कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो जाता है। वैसो कंस्ट्रक्शन के कारण से जो हमारी नेजल म्यूकोस है वो श्रिकेंस होने लगती है। श्रिकेंस मतलब कि जो है कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है, और वहाँ से पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन आना शुरू हो जाता है। और वही पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन जो है हमारे नोज को क्या करता है, डीकंजेस्ट करने की कोशिश करता है। और डीकंजेशन ऑफ नोज करने पे जब वहाँ से नेजल ग्लैंड्स जो होती है जिसमें म्यूकस का सिक्रेशन होता है, वो एक्सेसिव सिक्रेट करने शुरू कर देती है, जिससे हमें बॉडी के अंदर एक्सेसिव सिक्रेशन करने लगता है, जिससे नोज वेसोडाइलेशन की कंडीशन में आ जाता है। और वेसोडाइलेशन की कंडीशन से जो बॉडी जो है हमारा इंगरेजमेंट होता हुआ राइनोरिया की ओर चला जाता है, और इसी प्रकार से हमारे नोज ऑफ कंजेशन की कंडीशन हो जाती है। तो इस प्रकार से ये सारे जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो है नॉन एलर्जिक राइनाइटिस के हमारी नोज के अंदर परफॉर्म करते हैं, जिसको हम पैथोफिजियोलॉजी के रूप में भी पढ़ सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इसके मैनेजमेंट की अगर बात करेंगे, मैनेजमेंट के रूप में हम नॉन एलर्जिक राइनाइटिस वाले का जो है मेडिकल मैनेजमेंट के रूप में हम पेशेंट को एंटी हिस्टामिन ड्रग्स देंगे, जिससे पेशेंट की जो भी नॉन एलर्जिक कंडीशन है उसको प्रिवेंट कर सके। नेज़ल इनहेलेशन देंगे, जिसमें हम नेज़ल पॉलिप्स या नेज़ल कंट्रैक्शन वैसोडाइलेशन की कंडीशन को दूर कर सकती है। पेशेंट को एंटीबायोटिक्स के रूप में दे सकते हैं, जो वायरल या बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन होगा उसको प्रिवेंट करेगा। टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड पेशेंट को प्रोवाइड करवा सकते हैं, जैसे स्टेरॉइड के रूप में हम पेशेंट को, जिस तरह से हम डेक्सोना हुआ, प्रेडनिसोलोन हुआ, ये सारे पेशेंट को अंदर अस्तालिन हुआ, ठीक है, ये सारे पेशेंट को हम प्रोवाइड कर सकते हैं। क्रोमोलिन सोडियम पेशेंट को देंगे, जिससे पेशेंट का नेजल
इंगरेजमेंट्स को प्रिवेंट कर सके, वेस्कुलर इंगरेजमेंट को प्रिवेंट कर सके। और पेशेंट को ये एडवाइस ज़रूर करेंगे कि जो कॉकिंग वगैरह जो उसकी बैड हैबिट्स वगैरह है वो उसको प्रिवेंट करे, उसको रोके, अवॉइड करे और पेशेंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करे। तो इस प्रकार से हमारा ये नॉन एलर्जिक राइनाइटिस का मैनेजमेंट हुआ। अब हम बात करते हैं इस राइनाइटिस के जो लास्ट टाइप जो है राइनाइटिस का, उसका नाम है एट्रोपिक राइनाइटिस। अब हम बात करते हैं एट्रोपिक राइनाइटिस की। जो एट्रोपिक राइनाइटिस जो है हमारा डेफिनेशन, इट इज़ ए करेक्टराइज्ड इन क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ द नोज विच इज करेक्टराइज्ड बाय एट्रोपिक चेंजेस ऑफ द म्यूकोसा और नोज एंड टर्बिनेट। यानी कि जो म्यूकोसा की जो नोज की म्यूकोसा मेम्ब्रेन है या टर्बिनेट्स हैं उनके अंदर लंबे टाइम तक एट्रोपिक चेंजेस हो जाते हैं, तो उस कंडीशन को कहते हैं एट्रोपिक राइनाइटिस। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म के रूप में ये कोकोबैसिलस, क्लैप्सिला ओजिनाई या डिप्थीरिया बेसिलाई, ये बैक्टीरिया जो है हमें इसको इन्फ्लाम करने में एग्रेसर होते हैं। एटियोलॉजी की बात करते हैं तो क्रॉनिक साइनोसाइटिस, यानी कि लंबे टाइम तक हमारे साइनस इन्फ्लाम्ड रहते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर भी एट्रोपिक राइनाइटिस हो सकता है। या राइनाइटिस की जो चौथा टाइप है तो क्रॉनिक कंडीशन में अगर रहेगा राइनाइटिस का तो भी हमें एट्रोपिक राइनाइटिस देखने को मिलेगा। या बॉडी के अंदर विटामिन ए डेफिशिएंसी की कंडीशन होती है तो हमारा नेजल कंडीशन होने का चांस बनता है। तो ये सारे कॉज जो है, इटियोलॉजी जो है एट्रोपिक राइनाइटिस की है। अब बात करते हैं साइन एंड सिम्टम की। तो नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि पेशेंट का जो नाक है वो कैसा हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, उसको एक फॉल ऑड्यूर आएगा, यानी कि गंदी सी स्मेल जो है पेशेंट के अंदर देखने को फील करेगा। और एपिस्टैक्सिस हो सकता है, यानी कि नेजल से उसको ब्लीडिंग हो सकती है। एपिस्टैक्सिस इज अ नर्सिंग टर्म। अब हम बात करते हैं एट्रोपिक राइनाइटिस की। डेफिनेशन है, इट इज़ ए क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ द नोज विच इज़ करेक्टराइज्ड बाय एट्रोपिक चेंजेस ऑफ म्यूकोस ऑफ द नोज एंड टर्बिनेट। तो ये जो हमारे नाक की जो टर्बिनेट्स वगैरह है म्यूकोसा मेम्ब्रेन से लंबे टाइम तक हमारे राइनाइटिस की कंडीशन रहती है, तो ये हमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन जनरेट करती है जिसको हम एट्रोपिक राइनाइटिस कहते हैं। इसके जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म हैं कोकोबैसिलस, क्लैप्सिला ओजिनाई, डिप्थेरोइड बैसिलाई, ये सारे कॉजेटिव बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म हैं जो हमें एट्रोपिक राइनाइटिस को इफेक्ट करते हैं। इसकी इटियोलॉजी देखें तो क्रॉनिक साइनोसाइटिस, लंबे टाइम तक हमारी बॉडी के अंदर साइनस जो है इन्फ्लाम्ड रहते हैं तो इसको एट्रोपिक राइनाइटिस के चांस होते हैं। या फिर राइनाइटिस खुद जो है लंबे टाइम तक हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहता है या नोज को इफेक्ट करता है तो वो हो सकता है। या फिर विटामिन ए डेफिशिएंसी के कारण जो है एट्रोपिक राइनाइटिस हो सकता है। अब इसके साइन एंड सिम्टम की बात करें तो साइन सिम्टम जो है नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होगा, यानी कि जो नोज है वो पूरा ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, रुक जाएगा और उसमें से फॉल ऑड्यूर आने लग जाएगी। फॉल ऑड्यूर का मतलब जो है गंदी स्मेल आने लग जाएगी। और हो सकता है एपिस्टैक्सिस भी हो सकता है। तो एपिस्टैक्सिस का मीनिंग जो होता है नेजल से ब्लीडिंग होना, तो नाक से जब ब्लड आता है तो उसको नेजल ब्लीडिंग को हम एपिस्टैक्सिस कहते हैं। या फिर हमारी नोज़ जो है ड्राई हो सकती है। तो इस प्रकार के लक्षणों वाले एट्रोपिक राइनाइटिस वाले पेशेंट का हम लोग मैनेजमेंट के रूप में पेशेंट को एंटीबायोटिक्स ड्रग्स देंगे, जिसमें एजिथ्रोमाइसिन, सेफिक्सिम, लिवोफ्लॉक्सासिन, एमॉक्सिक्लेव ये सारे इंक्लूडिंग है। इसके अलावा विटामिन ए सप्लीमेंट हम पेशेंट को प्रोवाइड करवाएंगे। इसके अलावा नेजल साइनस एंडोस्कोपी करेंगे पेशेंट का, जिससे हमें पता चले कि ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ पर है। और सर्जिकल मैनेजमेंट के रूप में हम यंग्स ऑपरेशन कर सकते हैं, जिसके अंदर इन्वॉल्व क्या है कि क्लोजिंग द नॉस्ट्रिल बाय राइनेज म्यूकोजल फ्लैप के द्वारा हम करेंगे, उसको नॉस्ट्रिल को क्लोज कर देंगे एंड स्यूचरिंग कर देंगे उसको। तो ये सारा एक सर्जिकल प्रोसीजर है एट्रोपिक राइनाइटिस का। इसी के साथ हमारा राइनाइटिस और राइनाइटिस के 4 टाइप जो है कंप्लीट इस वीडियो के अंदर आपको सबमिट कर दिया गया है। आप अपने इस वीडियो को नोट्स के रूप में भी यूज कर सकते हैं। जो नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं तो वो इस हमारी वीडियो के माध्यम से हम एक शॉर्ट समरी के टाइप में नोट्स को रिटर्न कर सकते हैं और अपने नर्सिंग के इस अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिजीज़ के बारे में अच्छी जानकारी हासिल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।